सबको नमस्कार, राम राम। आज पांडु पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आज शैलेंद्र ठाकुर जी उपलब्ध हो गए हैं, तृप्ति सिंघल भी उपस्थित हो गए हैं, संजय जी उपस्थित हो गए हैं, धीरज कुमार जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, विजय सैनी, प्रीति जी, विकास चौधरी, परेश जी, प्रशांत जी सब समय पर उपस्थित हो रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कल पोटेशियम आधिक्य के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज पांडु रोग पर चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नों को ले लेते हैं। वंदना पाठक जी ने पर्पटिकल में डिवाइडेड डोज दे सकते हैं क्या, ये पूछा है। पर्पटिकल में डिवाइडेड डोज ही देना है। जैसे पहले दिन आपने 100 mg, दूसरे दिन 200 mg, तो ऐसा पुड़ियाँ बना दें 100 mg 200 mg अलग अलग दिन के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इकट्ठा हम दे देंगे और पेशेंट को बोलेंगे तो मात्रा में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए बेटर है कि आप पूरी 20 दिन की पुड़ियाँ बना दें, या 100 mg की ही बनाएं और बताते जाएं। पहले दिन 1 पुड़िया, दूसरे दिन 2 पुड़िया, तीसरे दिन 3 पुड़िया, फिर 4 पुड़िया, ऐसा पेशेंट को बताएं। तो इस तरीके से पेशेंट के लिए आसानी रहेगी। तो मेरे ख्याल से 100 mg की पुड़ियाँ बना करके सारी दवाइयाँ आप दे दें, और फिर आपके कांटेक्ट में है, आप 10 दिन के लिए दे दीजिए, फिर 10 दिन के बाद फिर बना के दे दीजिए। क्योंकि आपको रोज़ पेशेंट पे राउंड करना है, रोज़ उसका पल्स रेट लेना है, बीपी लेना है, उसके सिम्टम्स लेना है, ताकि कोई व्यापद उत्पन्न न हो और पेशेंट को लाभ प्राप्त हो। तो प्रतिदिन पेशेंट को एग्जामिन करना है, तो उस हिसाब से आप रोज़ाना के हिसाब से पुड़िया दें तो ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टर धीरज कुमार जी ने पूछा है, कुमारी तेल कैसे बनाना है। कुमारी तेल मैंने कल बताया था, इनफर्टिलिटी के लिए उत्तर वस्ती के रूप में कुमारी तेल का प्रयोग, जामनगर में इस पर रिसर्च भी हुई है, MD थीसिस लिखाई गई है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स इसमें प्राप्त हुए हैं। आप घृत कुमारी ले लीजिए और घृत कुमारी जी का रस निकाल लीजिए, स्वरस, तो उसको थोड़ा क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद आप उसका निकालने का तरीका है, रस वो बीज से फाड़ करके और फिर उसका गूदा निकाला जाता है। यदि संभव हो सके तो मिक्सर में पीस करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो बड़ा गाढ़ा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आप कुमारी के पत्तों को बीज से फाड़िए और चक्कू से उसका जो रस है उसको निकालें, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। यदि आपका 100 ml तेल है, तेल हमेशा तिली तेल का लेना। कहीं भी जब तेल की मात्रा, तेल की बात आए तो तिली तेल लेना। जैसे मूत्र की आए कोई बात तो गोमूत्र, दुग्ध की बात आए तो गोदुग्ध, वस्ती की बात आए तो निरोह वस्ती। तो यहाँ पर तिल तेल मान लीजिए 100 ml लिया आपने, तो इसमें 400 ml ये गूदा जो कुमारी का निकलेगा, रस निकलेगा, वो 400 ml होना चाहिए, चौगुना। और फिर धीरे 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 इसको पकाइए। जब तेल शेष रह जाए तब तक इसको पकाइए, छान लीजिए। ये ध्यान रहे कि पक को अच्छा होना चाहिए। यदि थोड़ा भी गीलापन उसमें रहा तो निश्चित रूप से वो नुकसान करेगा। पानी रहेगा तो वो सड़ जाएगा और बाद में खराब हो सकता है। ताज़ा कुमारी न मिले तो कुमारी को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद यौकुट कर लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए। मान लीजिए 100 ग्राम
कुमारी है तो 800 ml पानी डाल दीजिए और 800 ml में चतुर्थांश 200 ml शेष रहे तब तक पका लीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा इजी है काढ़ा बनाने का। काढ़ा बना करके और तेल पाक आप कर सकते हैं। तेल हमेशा तिली तेल ही लेना चाहिए। विनेश्वरी श्रीवास्तव जी का प्रश्न भी कुमारी तेल से संबंधित है, मैंने बताया आपको। डॉक्टर विजय सनी, पारिजात पत्र ताज़े ना मिले तो सूखे पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं। सूखे पत्तों का प्रयोग आप बरोबर कर सकते हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं पत्ते तो क्रश हो जाते हैं, तो पत्ते को गिनने में ज़रा परेशानी जाएगी। तो टोटल मात्रा कम से कम 20 ग्राम पत्र होना चाहिए और 8 गुना पानी डाल के चतुर्थांश शेष रहने तक पका लें। गीले पत्ते होते हैं तो 15 पत्ते एक डोज के लिए सफिशिएंट है, और सूखे होते हैं तो तौल के ले लीजिए, क्योंकि पत्ते अगर वो टूट गए हैं, क्यों क्रश हो जाएंगे सूखने के बाद, तो उसमें थोड़ा 20 ग्राम के आसपास मात्रा ले लीजिए और 2 गिलास पानी, आधा गिलास बचे तब तक पकाइए। आधा गिलास में आधा चम्मच त्रिकट चूर्ण डाल करके खाली पेट में सुबह शाम सियाटिका के रोगी को दें। इससे आप रोगी को अच्छा लाभ दे पाएंगे। डॉक्टर मनीष खरे जी ने स्वर्ण योग की मात्रा के बारे में पूछा है, एक लेक्चर लेने के बारे में पूछा है। तो मैंने बताया था स्वर्ण योग जितने भी हैं, जैसे बृहद्वाद चिंतामणि, योगेंद्रस, बहुत सारे जो स्वर्ण योग हैं, वो हमेशा 60 मिलीग्राम देना चाहिए। अधिक से अधिक 125 मिलीग्राम भी पेशेंट की अवस्था अनुसार दे सकते हैं। और जो रस औषधियाँ हैं जिसमें स्वर्ण नहीं है, वो 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। भस्म है तो 250 से 500 मिलीग्राम तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। यवक्षार है तो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम, वस्ती में डालना है तो 5 से 10 ग्राम यवक्षार हम डाल सकते हैं। चूर्ण की मात्रा 5 ग्राम दिन में 2 बार या 3 बार 5 से 10 ग्राम की मात्रा का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्वाथ हमेशा 10 to 20 ml और उतना ही पानी मिला करके भोजन के बाद दिया जाता है। यदि क्वाथ आप ताज़ा बनाते हो तो उसकी मात्रा 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देना चाहिए। जैसे आप पंचकोल काढ़ा बनाते हैं, महारासनादि काढ़ा बनाते हैं ताज़ा, तो उसकी मात्रा 30 ml है। स्वरस देते हैं तो 1 चम्मच से 2 चम्मच 5 ml से 10 ml तक स्वरस का सेवन करना चाहिए। तो इसकी तरह से एक मूल मात्राएं हैं, लेकिन रोगी के अनुसार से रोग बल के आधार पर मात्राओं में परिवर्तन किया जा सकता है। वंदना पाठक जी ने प्रश्न किया है, जीबी गाल ब्लैडर स्टोन अगर मल्टीपल हो, कई हो, तो भी आप जो योग मैंने बताया था आपको, कुटकी, शतावरी, इनका सेवन फिर से बताता हूँ। शतावरी, गोक्षुर, कुटकी और खीरा बीज, इनका बारीक चूर्ण कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार देवें गाल ब्लैडर स्टोन के लिए। या एक मैंने टेबलेट बताई थी आपको, GS ट्रिप्सी, ये भी बहुत अच्छी उपयोगी, यही योग जो मैं बता रहा हूँ, यही दवाइयाँ इसमें ली गई हैं। मैंने संबंधित व्यक्ति का नंबर भी कल बताया था। सोनम गोहाने, इन्होंने प्रिवेंटिव कोरोना के लिए क्या नींबू सोरस का नशे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, और मात्र आप 3 या 4 दिन दीजिए। इसी से कोरोना फैलने का खतरा नहीं रहेगा। ऐसा कर्नाटक में ये काम हुआ है। कर्नाटक में बहुत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, और नींबू रस लेने में कोई तकलीफ नहीं, थोड़ा इरिटेशन ज़रूर होता है, लेकिन ये बहुत प्रभावी है, ऐसा कहा जाता है। तो इसका प्रयोग आप करें, कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, बल्कि फ़ायदा ही होना है। तो अगर प्रिवेंटिव दृष्टिकोण से भी यदि हम नश्य करें नींबू रस का, तो
तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर, उन्होंने मेरी किताब के बारे में जानकारी चाहिए है। किताब का नाम है क्लिनिकल पंचकर्म, ये उज्जैन से प्रकाशित है। डॉक्टर वैरागी का मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, उनसे आप फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। 9425094250। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 9425092284। इनसे बात कर लीजिए आप, आपको किताब अब आपके घर पे पहुंच जाएगी। धीरज कुमार जी ने भी कुमारी तेल के बारे में पूछा है। मैंने कुमारी तेल कैसे बनाना है इसके बारे में चर्चा की है। डॉक्टर सरिता राणा कन्वर्जन के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यदादुधमनी ही सर्वाः कुपितो अभ्येत मारताः तदा क्षिपत्यासु मुहुर्मुहुः देहश्चरा। बार बार आक्षेपाना कन्वर्जन आना। कई बार जो फेशियल पैरालिसिस होता है उसके भी बार बार अटैक आते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया होता है उसके भी बार बार अटैक आते हैं। और कन्वर्जन्स जैसे अपस्मार में कन्वर्जन आते हैं, कई व्याधियों में कन्वर्जन आते हैं। इसमें क्या तत्काल क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो इसमें तीक्ष्ण नस्य कर्म पिपली सोरस का 6 बूंद उन नासा में डालिए, कन्वर्जन में तत्काल आराम प्राप्त होगा। रस औषधियों में वातकुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम, मुक्तापुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसी हर घंटे में ये आपको रिपीट करना है ब्राह्मी अवलेह के साथ। इससे कन्वर्जन में तत्काल आराम प्राप्त होगा। और नस्य कर्म इसकी प्रमुख चिकित्सा है। जब बेहोशी हो जाए, बार बार कन्वर्जन आए, तो लुंचनम केश लोम नाम च दंतैः दशनम एव च आत्मगुप्ता अवधर्षस्य हितम तस्यावे बोधने। तो यह एक ट्रीटमेंट की पद्धति है कन्वर्जन के लिए। स्थायी रूप से, क्योंकि कन्वर्जन आते हैं फिर ठीक होता है, फिर आते हैं, तो उसके लिए फिर श्रह तर्पण, शिरोधारा, शिरोवस्ती, शिरो अभ्यंग आदि नियमित कराएं। और साथ साथ में नस्य कर्म, इंद्रिय वर्धक तैल या ज्योतिषमती तैल, इसका 4 बूंद की मात्रा में नस्य देवें लगातार 21 दिन तक। निश्चित रूप से पेशेंट को कन्वर्जन में आराम प्राप्त होगा। राजेंद्र सिंह जी ने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के उपाय पूछे हैं। पहले जान लें कि टेस्टोस्टेरोन क्या है। ये पुरुष के शरीर में उत्पन्न हार्मोन जो कि विशेष रूप से शारीरिक और लैंगिक गुणों का विकास करता है और बहुत ही उपयोगी है। ये खास तौर से सेक्स के लिए। अगर ये लो हो जाए, कम हो जाए, तो इरेक्शन प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस होता है, रिड्यूस्ड बोन मास, टेस्टिकल बड़े छोटे हो जाते हैं, सीमेन अल्प हो जाता है, कम मात्रा में स्रावित होता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है और लो सेक्स ड्राइव। ये मुख्य लक्षण यदि कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन हो तो हो सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लगाते हैं और उससे अनेक व्यापद रोगी में अनावश्यक रूप से मोटापा बढ़ जाता है, स्तन बड़े हो जाते हैं और अनेक प्रकार की और भी व्याधियां टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा से हो सकती है। सामान्यतः जब कार्टिसोल बढ़ा हुआ होता है तब टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है तो कार्टिसोल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली 40 वर्ष तक क्रमशः बढ़ते रहता है, लेकिन 40 वर्ष के बाद टेस्टोस्टेरोन की मात्रा धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती है। ज़्यादा तनाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है
दूसरा, शुगर बहुत कम लेना चाहिए, शक्कर कम खाना चाहिए। और जीएमओ फूड, जो जेनेटिकल ढंग से फूड पैदा किए जाते हैं, उनका सेवन करने से भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो आइए जानें कैसे टेस्टोस्टेरोन को हम नियंत्रित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे उपयोगी है शुद्ध शिलाजीत। 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार दूध में घोल कर देवें। और दूध लेने के पहले अश्वगंधा 1 बड़ी चम्मच का सेवन करें और उसके पश्चात फिर शिलाजीत युक्त दुग्ध का सेवन दिन में 2 बार कराएं। यह अचूक दवा है, इससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, विटामिन डी का इसमें रोल बहुत अच्छा है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में कम से कम आधा घंटा पौन घंटा जरूर बैठें, जिससे आपको विटामिन डी की पूर्ति शरीर में हो जाए। इसके अलावा मिल्क है, पनीर है, ड्राई फ्रूट है, एग्स हैं, मीट है, इनके खाने से भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा योगा बहुत आवश्यक है। या वर्कआउट करें, जो टांग से संबंधित, लेग से संबंधित एक्सरसाइज हैं उनको करें। साथ में अल्कोहल, स्मोक ये बिल्कुल सेवन ना करें। अल्कोहल से और स्मोकिंग से टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो जाती है। तो इतनी बातों का ध्यान में आपको रखना है। प्रकाश सिंह जी का क्वेश्चन है एक। प्रकाश सिंह, ओवरियन सिस्ट कॉम्प्लेक्स और फाइब्रॉइड यूट्रस क्या पूर्णतः ठीक हो सकता है? आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। बहुत ही क्रॉनिक हो गया हो और आत्यक लक्षण जैसे हो, वेदना ज़्यादा हो, तो निश्चित रूप से ये आप कह नहीं सकते पेशेंट को कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन पेशेंट अच्छा है, श्रद्धा है उसकी, चिकित्सा लेना चाहता है, लगातार दवा लेना चाहता है, तो निश्चित रूप से इन रोगों को जीता जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले विरेचन करा दें, आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफलाघृत का, और विरेचन कराएं। संसर्जन क्रम करने के पश्चात इसमें शोथहर वस्ती देना उपयोगी है, क्योंकि कहीं सिस्ट हो या फाइब्राइड हो तो अनवांटेड मटेरियल जमा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसमें वरुणादि क्वाथ 50 ग्राम, तृणपंचमूल क्वाथ 50 ग्राम, दोनों का मिला करके यौकुट कर लें और काढ़ा बना लें 300 ml। और इसमें यवक्षार 10 ग्राम, सेंधव 5 ग्राम, त्रिफलाघृत 50 ml और शहद 50 ml, ये विधिवत ये सब द्रव्य मिला के बस्ती का निर्माण करें और इसको लगातार कम से कम 16 बस्तियां जरूर देवें। इसके अलावा कांचनादि गुग्गुलू, गोक्षुरादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ। कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसको देना चाहिए। पुष्यानुक चूर्ण, हालांकि ये श्वेत प्रदर में प्रस्तावित है, लेकिन फाइब्राइड में भी लाभ करता है। 5 ग्राम दिन में 2 बार आप इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। तो लगातार ये ट्रीटमेंट लेंगे। रस औषधियाँ देना है तो शोधारी लो, शिलाजित्यादि लो, 250 मिलीग्राम दिन में 2 या 3 मात्राएं इनका सेवन कराना चाहिए। मैं आपको एक सूचना दे दूं, कल ये जो व्याख्यान रोज होता है 4 बजे का, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल एक वेबिनार है 3 से 5 के बीच। तो ये सूचनार्थ मैंने आपको जानकारी दी। हमारे बीच हमेशा की तरह रेखा वर्मा जी, विकेश महाजन जी, कुश गौड़ जी, आशुतोष कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर के.एन. गांगवार जी, मोहम्मद शाहिद जी, नारायण काला जी, सुनील रातौरी जी, रजनीश शर्मा जी, सविता पाटिल जी, डॉक्टर विनय मित्तल जी, आरोग्य आयुर्वेद
भारत ठोक, डॉक्टर भारत ठोक, इनका कहना है कि जो ये व्याख्यान हो रहा है उससे हमको बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, हमारी प्रैक्टिस में बहुत अंतर आया है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आप निरंतर सुनते रहिए। डॉक्टर उषा तबानी जी, डॉक्टर गोमतेश जी, ज्योतिबाला डामोर जी, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर अदिति त्रिपाठी, डॉक्टर शैलेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, मुडक्कल वासु जी, कमलेश विश्वास जी, विकास चौधरी जी, वैद्य आरबी प्रजापति जी, सलोनी गुप्ता जी, डॉक्टर संजय, डॉक्टर सरिता राणा जी, डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर कमलेश जी, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, जो कि निरंतर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, राकेश कुमार सिंघल जी, डॉक्टर मनीष खरे, डॉक्टर शीतल गुंजनवार, डॉक्टर सलोनी गुप्ता जी, ये नित्य प्रतिदिन समय पर उपस्थित होते हैं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद। आइए अब पांडु रोग के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम एनीमिया भी कह सकते हैं। पांडु रोग जैसा नाम से स्पष्ट है, पांडस्तु पीत भागार्धः केतुकी धूल संभम, पीताभ श्वेत वर्ण का स्किन हो जाती है। जैसे केतकी की धूल होती है, केतकी माने चमेली, चमेली के फूल तोड़ेंगे तो उसके मूल में आपको एक प्रकार का सफ़ेद पीला वर्ण का पाउडर प्राप्त होगा, उस वर्ण की त्वचा इसमें हो जाती है। पानुत्वे नोपलक्षितो रोगः पानुरोगाः, चूंकि पांडुता रक्त की कमी से उत्पन्न होती है, इसलिए इसको रक्ताल्पता कह सकते हैं, एनीमिया भी कह सकते हैं। वे सभी रोग जिनमें रक्ताल्पता के कारण पांडु रोग उत्पन्न होता है, पांडुवर्ण होता है, उसे पांडु कहा जा सकता है। पांडु रोग स्वतंत्र तो होता ही है, लेकिन अनेक रोगों के कारण स्वरूप भी पांडु रोग होता है। ऐसे लगभग 40 प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पांडु की उत्पत्ति होती है। जैसे रक्तार्श, शोथ, रक्तपित्त, हृदय रोग, कृमि रोग, ग्रहणी रोग, रक्त प्रदर, विषमत ज्वर, जीर्ण ज्वर, यक्ष्मा आदि अनेक ऐसी व्याधियां हैं जिनके व्यापक स्वरूप, उपद्रव स्वरूप पांडु की उत्पत्ति होती है, अर्थात एनीमिया की उत्पत्ति होती है। जिस रोग में त्वचा के वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु हो जाता है, उसे ही पांडु रोग कहा जाता है। आइए निदान के बारे में चर्चा करें। तो अत्यधिक व्यायाम करना, अधिक अम्ल लवण युक्त मद्य आदि का सेवन करना, मद्य का अधिक मात्रा में सेवन करना, अम्ल लवण युक्त आहार का सेवन करना। कई लोगों को मिट्टी खाने की आदत होती है, खासतौर से बच्चों में, उनको भी अंततोगत्वा पांडु रोग की उत्पत्ति होती है। दिवा स्वाब, दिन को सोने से कफ की वृद्धि होती है, स्रोतो अवरोध होता है, और रस से रक्त, रक्त से मांस जो बनना चाहिए क्रमशः वो नहीं बन पाता है, तो दिवा स्वाब भी एक प्रमुख कारण है। तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन करने से भी प्रकोपित वायु रक्त दोष को दूषित करते हुए त्वचा को पांडुरता प्रदान करता है, श्वेत पित्त प्रदान करता है, उसे ही पांडु रोग कहा जाता है। आइए संप्राप्ति पर विचार करें। तो पित्त प्रधान है, लेकिन तीनों दोष इसमें प्रकोपित होते हैं। ये तीनों दोष प्रकोपित होते हुए धातु पोषण में
शिथिलता उत्पन्न करते हैं, दोष दूष की दुष्टि होती है, बल वर्ण स्नेह एवं ओज का क्षय होता है। परिणामतः रक्ताल्पता, अल्पमेधता, इंद्रिय शैथिल्य और साथ में शरीर में विवरणता की उत्पत्ति होती है। इसे पांडु रोग कहा जाता है। ये इसकी संप्राप्ति है। दोषाः पित्त प्रधानास्तु यस्य कुप्यन्ते धातुषु शैथिल्यम तस् धातूनां गौरवं चोपजायते ततो वर्ण बल स्नेह ये चान्य अपुसो गुणा भ्रजंत क्षयम अत्यर्थ दोष दोष प्रदूषणात् सो अल्परक्तो अल्मेदस को नहीं सारा शिथिलेन्द्रिया वैवर्णम भजते तस् हेतु श्मूस लक्षणम। यहाँ एक बात और मैं बता दूं आपको, पांडु रोग में निश्चित रूप से रक्ताल्पता होती है, लेकिन अगर इसके दूष पे विचार करें तो इसका दूष होता है रस। दोष है पित्त, दोषाः पित्त प्रधानास्तु यस् कुप्यन्ते धातुषु। तो ये प्रकुपित पित्त है वो रस धातु को दूषित करता है। परिणामतः रस से रक्त जो बनना चाहिए प्रॉपर रूप में वो नहीं बन पाता। इसलिए आप चिकित्सा में भी देखेंगे कि रसजन्य जो रोग है उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पांडु का है। तो दूष के रूप में रस दूषित होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। उसके हिसाब से हमें चिकित्सा व्यवस्था करते हैं। आइए पूर्व रूप के बारे में जाने। तो चूंकि रक्ताल्पता हो जाती है त्वचा में, पोषण नहीं मिलता त्वचा में, इसलिए त्वचा फट जाती है। बार बार थूकने की प्रवृत्ति पेशेंट में होती है। शरीर में शिथिलता और मिट्टी खाने की इच्छा ये बनी रहती है। अक्षि गोलक है, यहाँ सूजन आ जाती है। मलमूत्र का पीलापन और भोजन का परिपाक न होना, ये पूर्व रूप के लक्षण हैं। आचार्य चरक ने इसके 5 भेद बताए हैं। पांडुरोगा स्मृता पंच वात पित्त कफस्त्रिया चतुर्था सन्निपातेन पंचमो भक्षण मृदा वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मृत्तिका जन्य। जबकि सुश्रुत ने 4 ही प्रकार बताए हैं, वातज पित्तज कफज और सन्निपात। मृत्तिका जन्य का उपयोग वर्णन नहीं किया। आचार्य दंडन ने कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि मिट्टी खाने से अंततो गत्वा दोष की ही प्रकोप होता है। जैसे ऊसर मिट्टी खाने से पित्त का प्रयोग होगा, मधुर मिट्टी खाने से कफ का प्रकोप होगा, अंततो गत्वा दोष का ही प्रकोप होता है। इसलिए उन्होंने अलग से नहीं बताया। चरक ने इसलिए अलग बताया कि कारण का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक चाहे जितना ट्रीटमेंट करें लाभ नहीं होगा। इसलिए आपको ज्ञान होना चाहिए कि मृत्तिका जन पांडु में कैसी संप्राप्ति होती है, कौन से लक्षण होते हैं, ताकि मिट्टी को छोड़ा जा सके। इसलिए आचार्य चरक ने अलग से मृत्तिका जन का भेद बताया। वाग्भट ने भी चरक का अनुसरण किया है। तो इस तरीके से भेदों के बारे में आपको जानकारी दी। अब आइए इनके लक्षणों को जानकारी लें। अगर वातज है, पित्तज है, कफज है तो क्या लक्षण होंगे, ताकि आपको जानकारी हो जाए, क्योंकि उसके आधार पर आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। आइए वातज पांडु के लक्षण देखें। तो इसमें त्वचा, मूत्र, नेत्र में रुक्षता उत्पन्न होगी। कृष्ण अरुण वर्ण होगा, कृष्ण और अरुण वर्ण की त्वचा होगी। शरीर में भेदनवत पीड़ा, रोगी में कंपन होगा, भ्रम होगा और साथ साथ में शरीर में एक प्रकार की कमजोरी महसूस होगी। त्वचा फट जैसी जाएगी। पैत्तिक पांडु रोग में मल मूत्र नेत्र पीले वर्ण के हो जाते हैं। साथ ही दाह जलन होती है, प्यास अधिक लगती है, ज्वर भी हो सकता है और अतिसार, ये मुख्य लक्षण है पैत्तिक पांडु के। कफज पांडु में मुख का स्राव अधिक होना, लाला स्राव अधिक मात्रा में होना। शोफ, पादशोफ प्राप्त होगा इसमें। तंद्रा, आलस्य, त्वचा आदि श्वेतवर्ण की महसूस होगी, श्वेतवर्ण का दिखेगा। सन्निपातक पांडु में ज्वर
आरोचक मिचली, वमन, तृषा, क्लम, स्व विषय ग्रहण करने में असमर्थ, तो समझ लीजिए ये सन्निपातज पांडु है। ये देख करके दोष प्राधान्य दे करके आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको फिक्स करना है। मृतिकाजन यदि पांडु है तो उसकी पहचान है अक्षिकोट, अक्षिकोट में सूजन, गालों में सूजन, भौहें, पैर, नाभि आदि में सूजन, मूत्रेंद्रिय में शोफ हो जाता है, उदर में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, रक्त और कफ युक्त मल त्याग होता है मिट्टी खाने से। मृत्तिकादीन शीलस्य कुपत्य नतमो मलाह, कसाया मारुतम पित्तम ऊसरा मधुरा कफम, कोपेद मद्र साजीक्ष रोक्षाद भुक्तम विरूक्षेत, पूरित्वा अवपक्वै च स्रोतांश निर्णाद्य, इंद्रियाणाम बलम हत्वा तेजो वीर्यम ओसिता, पानुरोगी करुत्यासु बल वर्णाग्नि नाशनम, शूर्ण गंडाक्ष कूट भ्रूः शूर्ण पादिनाभिमेनः, कृमिकोष्ठो अतिसारते मलम शास्त्र कफानितम। ये मृतिका जन्म के कारण, संप्राप्ति और लक्षण मैंने आपको बताया। लेकिन आप समझ लें कि अक्षिकूट, कपोल, भौहें, नाभि, मूत्रेंद्रिय में शोफ हो जाए, उदर में कृमि उत्पन्न हो जाए, तो समझ लीजिए मृतिका जन्म है। आइए साध्या के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत पुराना पांडु हो गया हो, शोथ युक्त हो, रोगी को पीला पीला दिखता हो, वमन और मूर्छा निरंतर आती रहती हो, ऐसा पांडु रोगी असाध्य होता है। उपद्रव में अरुचि, पिपासाधिक, छर्दी, ज्वर, शिराशूल, अग्निमांद, अतिसार और मूर्छा जैसे लक्षण उपद्रव में उत्पन्न होते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोषानुसार, जैसे वातज है तो स्नेह द्रव्य, स्नेह का पान कराना चाहिए, या स्नेहित या जिसमें स्नेह गुण प्रधान हो ऐसे औषधि देना चाहिए। पैत्तिक हो तो निश्चित रूप से पित्तनाशक ऐसी चीजें देना चाहिए। वात के स्नेह भूयष्टम, पैत्तिके तिक्त शीतलम, श्लेष्म के कटु तिक्तोष्णम, विमिश्रम सन्निपातिके। श्लेष्मज हो तो कटु तीक्ष्ण औषधियां प्रयोग करना चाहिए। ये तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। निदान परिवर्जन, सबसे बड़ी बात है निदान पर। सामान्यतः क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम, और इसमें तीक्ष्ण वमन विरेचन करने के लिए आचार्य ने निर्देश दिया है। तत्र पांडवामयी स्निग्धस तीक्ष्ण ऊर्ध्वलोमकई है, संशुद्धो मृद्भिस्तिक्त है, कामलीतु विरेचन है। तीक्ष्ण वमन विरेचन कराना चाहिए। तो सबसे पहले वमन यदि कराना है आपको, तो सबसे पहले आपको आम पाचन कराना पड़ेगा। उसके लिए त्रिकटु या पंचकोल काढ़ा 3 या 4 दिन या 5 दिन तक आप दीजिए, जब तक निराम अवस्था प्राप्त न हो। उसके बाद आप आभ्यंतर स्नेहपान करें। आभ्यंतर स्नेहपान, इसमें पंचतिक्त घृत का अच्छा रहेगा। पंचतिक्त घृत के माध्यम से आभ्यंतर स्नेहपान करें, और सम्यक स्नेह लक्षण होने के बाद 1 दिन स्वेदन करें, और फिर वमन कराएं। वमन कल्प के रूप में आमलकी, पटोल और मुलैठी, आमलकी, पटोल और मुलैठी, ये 20-20 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 100 ml काढ़ा बना लें, और इसमें 15 ग्राम मदन फल पिपली छांट करके काली काली यौकुट करके, और जिस दिन वमन कराना हो एक दिन पहले इस काढ़े में भिगो के रख दें। प्रातःकाल मसलें छाने, 2.5 से 5 ग्राम सेंधव और 20 ml शहद मिला करके ये मदन फल कब तैयार कर लें। इससे आप इसका पान करें विधिवत। जब मैं कह रहा हूँ तो वमनोपक औषधि पिलाने के बाद, गन्ने का रस या दुग्ध पान करने के बाद इसको दिया जाता है। वमन कराएं। पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम जब रेक माहू, पित्तांत होने तक वमन कराना है। उसके बाद फिर आभ्यंतर स्नेहपान, और पश्चात फिर विरेचन। वमन के 15वें दिन विरेचन आना चाहिए, ऐसी व्यवस्था आप करें। तो वमन विरेचन कराने के पश्चात
जब दोष पूर्णतः बाहर निकल जाएं, तब अब विरेचन कल्प के भी विशेष कल्प बताए हैं आचार्यों ने, उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे दंती मूल, श्वेत निशोथ और मुनक्का। दंती मूल, श्वेत निशोथ और मुनक्का प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें कैस्टर ऑयल 30 ml मिला करके विरेचन कल्प के रूप में दें। दूसरा एक विरेचन कल्प और है, निशोथ 30 ग्राम लेकर के यौकुट करके काढ़ा बना लें। काढ़े में फिर 60 ग्राम चीनी डाल करके और इसका प्रयोग गर्म पानी के साथ कराएं, इससे भी विरेचन होगा। एक और विरेचन कल्प है खासतौर से पांडु रोग के लिए, गोमूत्र 50 ml और गोदुग्ध 50 ml। गोमूत्र, गोदुग्ध 50 ml और 20 ग्राम निशोथ चूर्ण इसमें मिला दीजिए। ये भी बहुत ही श्रेष्ठ विरेचन है। देखिए, रोगानुसार कल्पों का वर्णन आचार्यों ने किया है, उसका हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। वस्ती, इसके बाद विरेचन के बाद वस्ती दी जाती है, तो इसमें अजा रक्त की वस्ती देने का प्रावधान है ताकि रक्त वर्धक हो। ताजा रक्त की वस्ती हम सिरिंज के माध्यम से दे सकते हैं, अजा रक्त वस्ती, इसका चरक ने भी उल्लेख किया है सिद्धि स्थान में। अब आइए संशमन योग, तो गोमूत्र 50 ml और त्रिफला क्वाथ 50 ml, ये दोनों को मिला करके अब लगातार 20-25 दिन रोगी को सेवन कराएं। इससे पांडु रोग, और कोई दवा दें चाहे न दें, इतने से ही आपको पांडु रोग में आराम प्राप्त होगा। एक गुटिका बहुत ही फेमस है, हरितकी 10 ग्राम, नहीं सॉरी, पुराना गुड़ 10 ग्राम, 10 ग्राम मंडूर भस्म, काला तिल 10 ग्राम और पिपली 20 ग्राम। इन सबको बारीक पीस करके गुड़ में अच्छी तरह मिला लें और गुटका बना लें, कम से कम 500 mg की। और ये गुटका एक सुबह या 2 गोली सुबह शाम को सेवन कराएं, इससे भी पांडु रोग ठीक होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, पुराना गुड़ 10 ग्राम, 10 ग्राम मंडूर भस्म, काला तिल 10 ग्राम और पिपली चूर्ण 20 ग्राम। इनको बारीक पीस करके और गुटका का निर्माण करें। एक योग और मैं बता रहा हूँ आपको, हरित की 10 ग्राम, गोमूत्र 50 ml। हरित की 10 ग्राम गोमूत्र, यानी गोमूत्र ले लें 50 ml, उसमें हरित की 10 ग्राम मिला के घोल लें और इसको खाली पेट दिन में 2 बार सेवन करें। मात्र 15 दिन के प्रयोग से पांडु रोग ठीक हो जाता है। फलत्रिकादि क्वाथ, पुनर्नवाष्टक क्वाथ, क्वाथ में 2 क्वाथ बड़े प्रसिद्ध हैं, ये भी पांडु रोग को दूर करते हैं। आसो अरिष्ट में लोहासो और कुमारी आसो, लोहासो 2 चम्मच, कुमारी आसो 2 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। रस औषधियों में नवाइस लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नवाइस लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्र 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रवाल पंचामृत 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इसी दिन में 2 या 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ देवें ताकि विटामिन सी और अन्य जो फैक्टर है रक्तवर्धक वो च्यवनप्राश में उपलब्ध है, इसलिए च्यवनप्राश के साथ इन योगों का प्रयोग कराएं। एक योग और है, स्वर्णमाक्षिक भस्म 250 मिलीग्राम, ताप्यादि लौह 250 मिलीग्राम, धात्री लौह 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है, इसको च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह शाम को, द्राक्षावलेह 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को दूध के साथ देवें। और जैसा च्यवनप्राश तो मैंने बताई,
कि शहद की जगह च्यवनप्राश के साथ मिला करके औषधि देंगे तो रोगी को निश्चित लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा खान पान में सुधार कर लें। एक मौसमी या एक एप्पल प्रतिदिन सेवन करें। सलाद में बढ़िया गाजर है, बीट है, टमाटर है, इसकी मात्रा, ककड़ी, इसका सेवन करने से मैं अपने को खुद बताऊं, मैं ये सब सेवन करता हूं और मेरा हीमोग्लोबिन 13 से 14 हमेशा रहता है। कोई दवा, किसी भी प्रकार की दवा मैं नहीं ले रहा हूं। तो यदि खान पान में, रहन सहन में, लाइफ स्टाइल में आप सुधार करेंगे तो पांडु जैसे रोग, कामला जैसे रोग अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। तो आज इतना ही। जैसा मैंने आपको सूचित किया, कल क्लास या व्याख्यान नहीं होगा क्योंकि कल एक वेबिनार है। कल इंटरनेशनल ओल्डर डेज है, वृद्धावस्था जन्य दिवस। क्योंकि जब लोग वृद्ध हो जाते हैं उनके पास बहुत सारा अनुभव रहता है, लेकिन उस अनुभव का लाभ न तो बच्चे लेते न समाज लेता है। इसीलिए ओल्डर पर्सन को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध दिवस मनाया जाता है, जो कि कल है 1 अक्टूबर को। तो उसके संदर्भ में एक वेबिनार है, इसलिए कल मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद।